मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ाया था। एटॉमिक रेडियस की जब हम ग्रुप या पीरियड में मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। वहां पर मैंने आपको बताया था कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक न्यूक्लियर चार्ज होता है और एक स्पिनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट होता है। आज के हमारे इस लेक्चर में मैं अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस थी, अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ाऊंगी आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ाने से पहले मैं आपको यहाँ पर ऑक्टेट का मीनिंग समझाऊंगी। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट? ऑक्टेट होता क्या है? ऑक्टेट रूल को लेविस एंड कोसेल ने दिया था। लेविस एंड कोसेल ने दिया था। उसने कहा और उसने बोला था एन स्टेबल ग्रुप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, अ स्टेबल ग्रुप ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbital of an atom, outermost orbital of an atom, outermost orbital of an atom। किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन का जो ग्रुप होता है, स्टेबल ग्रुप, उसको हम कहते हैं ऑक्टेट। ये ऑक्टेट की डेफिनेशन है। ऑक्टेट रूल लेविस एंड कोसेल ने दिया था और उसने बोला था किसी भी एटम के बाहर वाले ऑर्बिटल में, सबसे बाहर वाले शेल के ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन का स्टेबल ग्रुप अगर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्टेट कहते हैं। यानी केमिस्ट्री में केवल वही एटम स्टेबल माना जाता है जिसके बाहर वाले शेल में 2, 8 या 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनको हम स्टेबल मानते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है। अगर हम किसी भी, सपोज मेरे पास है सोडियम का सिंबल होता है Na और इसका एटॉमिक नंबर है 11। हम 9th क्लास के अकॉर्डिंग और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2, 8, 1 लिखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसका अंदर वाला शेल K है, बाहर वाला शेल L और सबसे बाहर वाला M। बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसका बाहर वाला शेल L हो जाएगा और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और 8 इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑक्टेट। यानी सोडियम का ऑक्टेट क्या माना जाएगा? कंप्लीट। अगर सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब सोडियम स्टेबल माना जाएगा। सोडियम अभी भी स्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर सोडियम Na पॉजिटिव आयन की बात करें तो Na पॉजिटिव आयन भी स्टेबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सोडियम अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा और Na पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा तो उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 8। यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये 2, 8 रहेगा, यानी K और L शेल रहेगा, यानी इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो सोडियम का आयन भी क्या माना जाएगा? स्टेबल माना जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग क्या हुआ? पहले तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी एटम को केटायन में कन्वर्ट करने के लिए, केटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज में, तो किसी भी एटम को केटायन में कन्वर्ट करने के लिए यानी पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट करने के लिए हम उस एटम को जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे, जितनी एनर्जी देंगे, वो उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। ये सिंपल डेफिनेशन थी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन एटम इनटू केटायन। किसी भी एटम को केटायन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी हम देंगे उस एटम को, वो उसकी क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। अब थोड़ा सा जो सिस्टमैटिक डेफिनेशन है वो क्या है, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू पुल आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैसियस एटम एक वर्ड में यहाँ पर यूज कर रही हूँ। आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है एटम किसी से भी इंटरैक्ट नहीं हुआ है, मतलब एटम ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। और गैसियस वर्ड मतलब एटम कौन सी स्टेट में? गैसियस स्टेट में है। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के सबसे बाहर वाले शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम उस एटम को जितनी एनर्जी देंगे वो उसकी क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी। अब आपने 9th क्लास में 2 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शंस ड्यूरिंग विच हीट इज इवॉल्व आउट, हीट इज लिबरेटेड। जिन रिएक्शंस में हीट लिबरेट होती है हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। एंड दोज रिएक्शंस इन विच
हीट इज एब्जॉर्ब, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हम उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आपने यहाँ पर अगर मेरी डेफिनेशन सुनी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो एटम अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को देने के लिए हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। हम एटम को हीट दे रहे हैं, हम एटम को एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब एटम एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि जब कोई भी एटम या कोई भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, क्यू मतलब हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव साइन आता है। और क्यू अगर हीट इवॉल्व आउट करेगा, हीट लिबरेट करेगा, तो जो साइन आता है वो नेगेटिव साइन आता है। कौन सा साइन आता है, नेगेटिव। तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि इसके दौरान एटम हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और जब कोई भी एटम या सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो हीट के सामने प्लस का साइन आता है, हीट पॉजिटिव मानी जाती है। और हीट इवॉल्व आउट होती है तो हीट के सामने माइनस का साइन आएगा, मतलब क्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हो गई, द अमाउंट ऑफ energy which is required to pull out an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom called ionization energy or ionization enthalpy। ठीक है, अब यहाँ पर एक और टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर यूज कर रही हूँ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी? आपने 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, Na के ऊपर +1 चार्ज होता है, Mg पर +2 चार्ज होता है और एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज होता है। अगर हम इस चीज को देखें तो चार्ज के अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसलिए +1 चार्ज आया है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं, इसलिए +2 चार्ज आया है। और एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे हैं तो +3 चार्ज आया है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करते हैं वो एक साथ डोनेट नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप में क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो एक रेगुलर इंटरवल से इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना, क्या करना है, एक रेगुलर इंटरवल से किसी एटम में से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम टाइम टू टाइम उसको जितनी हीट प्रोवाइड करते हैं, जितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, वो कहलाती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is supplied to an atom successively to remove out more than 1 electron। किसी भी एटम में से एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, पुल आउट करने के लिए हम उस एटम को एक रेगुलर इंटरवल में सक्सेसिवली क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो हम प्रोवाइड करते हैं वो एनर्जी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अगर आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी को IE1 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के बाद अगर आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी को IE2 बोलेंगे, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, IE3 बोलेंगे। तो IE1, IE2 और IE3। IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, 1 यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, IE2 मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और IE3 मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगी। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज गिवन टू और विच इज सप्लाइड टू एन एटम सक्सेसिवली टू पुल आउट मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जब हम उसको एनर्जी देते हैं तो उसकी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में एटम हीट एब्जॉर्ब करता है, इसलिए आप कभी भी किसी भी टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू दी रहती है वो क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट, आपको पता है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स का मैंने आपके सामने जिक्र किया था। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ये आपको 10th क्लास में भी पढ़ाया होगा, अल्कली मेटल्स कहते हैं। और जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट रहते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए क्योंकि हाइड्रोजन की एक पोजीशन क्या डिस्प्यूटेड है और हाइड्रोजन वैसे भी मेटल की कैटेगरी में नहीं आता है। तो लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसके बाद फ्रेंशियम आता है। फ्रेंशियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, उसका लाइफ स्पान बहुत कम होता है, तो हम इसको फ्रेंशियम को भी इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। यानी टोटल 5 अल्कली मेटल्स होते हैं। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। और यहाँ पर मैं इनका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो यहाँ पर 2,1, यहाँ पर 2,8,1, 2,8,8,1, 2,8,8,18,1, यहाँ पर 2,8,8,18, 18 और 1। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनके बाहर, सबके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद मैंने आपसे कहा था कि जो मैंडलिफ था उसने मैजिक नंबर बताए थे 2, 8, 18 और 32 को मैजिक नंबर बताया था, मतलब वो ऑक्टेट था। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सबके बाहर वाले शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन है। ये सारे एलिमेंट्स को पता है कि अगर हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन ले भी जाएगा तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, मतलब हम स्टेबल रहेंगे। तो दे कैन डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन इजीली। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हमारा एक इलेक्ट्रॉन अगर चला भी गया तो हमारा ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो ये है कि अल्कली मेटल्स यानी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहली आयनाइजेशन एनर्जी IE1 जो होती है वो लेस देन IE2 होती है। IE2 मतलब आप इसी में से अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो पहली बात तो निकलेगा ही नहीं, और अगर आपको कोशिश भी करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कारण क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मतलब स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करके तो आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे। तो ये केवल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं? केवल 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। सेकंड में आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते, तो इनकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब मैं सेकंड ग्रुप मतलब अल्कली मेटल्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। किसकी? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। इसके पीछे मैंने आपको कारण क्या बताया कि इन सब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको वो इजीली डोनेट करते हैं, और डोनेट करने के बाद उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो गया तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है। इस कारण इनकी पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब हम सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,2, इसका 2,8,2, 2,8,8,2, 2,8,8,18,2, 2,8,8,18,2। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो इन सबके बाहर वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। और आपको मैंने सेकेंड चैप्टर में पढ़ाया है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो फुल्ली फिल्ड है, और s ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो हाफ फिल्ड है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो इनके सबके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनके s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। तो इनका s ऑर्बिटल कैसा है? फुल्ली फिल्ड है। अब फुल्ली फिल्ड है मतलब एक्स्ट्रा स्टेबल है। अब आप जब इन एलिमेंट के पास जाओगे एक इलेक्ट्रॉन को मांगने के लिए तो वो बोलेंगे हमारा s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, वी आर नॉट एबल टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन। हमारा ऑक्टेट कैसा है? कंप्लीट है। हमारा s ऑर्बिटल कैसा है? फुल्ली फिल्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो दे विल डिनाई, वो मना करेंगे, हमको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप डिमांड से ज्यादा एनर्जी इसको क्या कर दोगे? सप्लाई कर दोगे। डेफिनेटली अगर आप उनको एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये अपने s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। सपोज अपन बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? डोनेट कर दिया, यानी Mg पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। और जिसके ऊपर एक चार्ज होता है उसको अपन मोनोवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट। 2 चार्ज होते हैं तो बायवेलेंट, और एक चार्ज होता है तो मोनोवेलेंट। तो मैग्नीशियम पे +1 चार्ज है और मोनोवेलेंट हो गया। अब अगर अपन मैग्नीशियम का एटम का कॉन्फ़िगरेशन 282 था, अब Mg पॉजिटिव आयन का कॉन्फ़िगरेशन पढ़े तो 2,8,1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया। फिर ये मैग्नीशियम जो है वो खुद बोलेगा
कि ये मेरा एक इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ के जा रहा है, इसको भी ले जाओ, कम से कम ये चला जाएगा तो मेरा ऑक्टेट फिर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है वो अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन ये इजीली डोनेट कर देगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा तो Mg के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, +2, और इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। मतलब जब आप पहली बार इलेक्ट्रॉन मांगने गए थे तो मैग्नीशियम या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स ने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था, क्योंकि हमारा s ऑर्बिटल है, हमारे s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमारा ऑक्टेट कंप्लीट है, हमारा s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, यानी एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो आपको उसकी स्टेबिलिटी को क्या करना था, तोड़ना था, उसके बाद उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था। तो आपको एनर्जी क्या लग रही थी, ज्यादा लग रही थी। जब आपने ज्यादा एनर्जी देकर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो मोनोवेलेंट केटायन में कन्वर्ट हो गया। मोनोवेलेंट केटायन में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, उसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 8 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1। तो ये खुद ही बोल देगा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है इसको भी ले जाओ, कम से कम मैं स्टेबल, वापस तो स्टेबल हो जाऊंगा। इसलिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो खुद इजीली क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी यानी IE1 ज्यादा होती है किससे, IE2 से, जबकि अल्कली मेटल्स में IE1 कम होती है IE2 से। आगे वर्षन में तो आयनर अल्कली मेटल्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल से क्या होती है, कम होती है। उसका लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर अभी समझाया, ठीक है। तो ये था आपका आयनाइजेशन एनर्जी, और उससे रिलेटेड एक डिस्कस करा था मैंने क्वेश्चन कि अल्कली मेटल्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो उसका मैंने आपको यहाँ पर लॉजिक समझाया। अब हम आएंगे वेरिएशन इन पीरियड एंड वेरिएशन इन ग्रुप। वेरिएशन इन पीरियड और वेरिएशन इन ग्रुप। वेरिएशन इन पीरियड पढ़ेंगे हम यहाँ पर, वेरिएशन इन पीरियड। वेरिएशन इन पीरियड, पीरियड में क्या होगा यहाँ पर ध्यान से सुनिए। पीरियड मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट। अब मैं यहाँ पर फिर आपके सामने एग्जांपल ले रही हूँ सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल का। सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में जिसमें आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, है ना। और लास्ट वाला कौन सा आता है आपका, नियॉन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये अपना सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जब मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले एटॉमिक और आयनिक रेडियस अपने लेक्चर में पढ़ाया है तो मैंने उसमें बताया था कि जब हम लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल मूव करते हैं, मींस इन अ पीरियड हम मूव करते हैं, तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा इसका मतलब जिस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालना चाहते हैं, पुल आउट करना चाहते हैं, उस पर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि साइज छोटा है तो न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट में जब हम जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो होता है वो डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा रहेगा। उसको अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको न्यूक्लियर के फोर्स अट्रैक्शन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और उसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं यानी पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के कारण वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो हम उसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वहीं पर हम बात करें वेरिएशन इन ग्रुप की, वेरिएशन इन ग्रुप की, यहाँ पर अगर हम वेरिएशन इन ग्रुप की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। यहाँ पर कितने शेल है, के शेल है, एल शेल है, यहाँ पर के एल एम, यहाँ पर के एल एम एन, के एल एम एन ओ, के एल एम एन ओ पी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने अब आपको अपने पहले लेक्चर में भी पढ़ाया है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ शेल्स की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। शेल्स की संख्या बढ़ेगी यानी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और न्यूक्लियस और बाहर वाले शेल के बीच का जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाएगा, यानी अगर आप उसको जरा सी एनर्जी दोगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। इसको मैं बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल से मैं आपको बता रही हूँ कि सपोज एक स्टूडेंट है, वो अपने मदर फादर अपनी ज्वाइंट फैमिली में रहकर IIT की तैयारी कर रहा है,
और एक स्टूडेंट है जो कहीं बाहर जाकर कोटा वगैरह में एलएन वगैरह ज्वाइन करके आईआईटी की तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब जो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ में है, अगर आपको आपका फ्रेंड सर्कल में और आपको कहीं घूमने फिरने जाना है, कोई मूवी कोई शो देखने जाना है, तो आप बहुत सोचेंगे क्यों, क्योंकि उसके ऊपर उसका न्यूक्लियस है, उसके पेरेंट्स के बहुत ज्यादा पास में है, तो आपको बहुत ज्यादा रिकमेंड लगाना पड़ेगी, बहुत ज्यादा उनसे क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर वो उसको छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और एटम इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है। अब हम उस लड़के की बात करते हैं जो कोटा वगैरह में स्टडी कर रहा है, तो वहां पर उसके मदर फादर इंदौर में, वो कोटा में है, तो न्यूक्लियस कहाँ पर है, इंदौर में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है, कोटा में। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है। वहां पर अगर वो बैठ के पढ़ रहा है और उसके स्टूडेंट्स ने, उसके फ्रेंड्स ने आकर के दिया क्या पढ़ता रहता, चल अपन मूवी देख के आते हैं, तो वो कहीं से कहीं तक अपने पेरेंट्स को कॉल करके मूवी के लिए नहीं पूछेगा, वो किताब बंद करेगा और फ्रेंड सर्कल के साथ मूवी देखने चला जाएगा। कारण क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर कम है। उसने एक बार बोला, उनके फ्रेंड्स ने उठ के चलता बना। तो सेम लॉजिक यहाँ पर लगता है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज हो जाता है। साइज डिक्रीज होने के कारण जिस इलेक्ट्रॉन को आप निकालना चाहते हैं उसके ऊपर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगी उसको ओवरकम करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए। तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर और बाहर वाले शेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी वैलेंस शेल पे, बाहर वाले शेल पर न्यूक्लियर का फोर्स अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आप उस इलेक्ट्रॉन को, जो सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, उसको आप जरा सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। साइज बढ़ने के कारण आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी और अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन पढ़ाया। और फिर मैंने आपको बताया कि जब हम पीरियड में मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज होगी, ग्रुप में मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से चेंज होगी। मैंने आपको जो भी चीजें मैं पढ़ाती हूँ आपको लेक्चर में, प्लीज आप उसको बुक में से भी रीड करिएगा ना। इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।